जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 के पंच की सीरीज में आप सभी बच्चे बहुत अच्छे सुन रहे हैं और आज हमारा 16 लेक्चर रहेगा जिसमें हम 2019 एनडीए अप्रैल टीम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी वर्ल्ड हिस्ट्री के या पॉलिटी के क्वेश्चन हम ले चुके हैं। तो आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो एग्जाम में पिछली बार भी पूछे गए और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आपके बीच में वो क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप अच्छे से इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पेपर कौन सा ले रहे हैं बच्चों? ये 2019 एनडीए अप्रैल टीम का पेपर हम डिस्कस करें जिसका सेट ए है। चलो आइए, क्वेश्चन नंबर है 131। जी हाँ, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखो, अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि क्या होता है कई बार कंफ्यूजन बहुत होते हैं। यहां आपसे सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया, मतलब निर्वाचन आयुक्त पूछा गया, यहां मुख्य नहीं पूछा गया आपसे, इसलिए आपको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर याद रखना है। जी हाँ, अब आप जब भी इलेक्शन कमीशन को पढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ होता है, बाकी 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, ठीक है। और आप इलेक्शन कमीशन जब पढ़ते हैं तो उसमें पता है आपको कि जो चीफ होता है उसको उसी मेथड से हटाया जाता है जिस मेथड से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं इनकैपेसिटी। क्या कहते हैं? इनकैपेसिटी, या इसको कहते हैं मिसबिहेवियर। क्या कहा जाता है? मिसबिहेवियर कहा है। ये 2 शब्द होते हैं जिनसे हम पता है आपको, सीएजी को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते हैं, जिसको प्रोसेस इंपीचमेंट भी कहते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन याद रखना जब हम अदर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जी हां, याद रखना, रिमूव ऑफ द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हु वाज द रिमूव, तो रिमूव का आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पूछा है किसकी रिकमेंडेशन पर, तो रिकमेंडेशन हमेशा लगती है, याद रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशन पर निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा बच्चों। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा है। Which of the following statement regarding the राज्यसभा is not correct? जी हाँ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राज्यसभा से सही नहीं है? अब ऑप्शन पढ़िए बहुत अच्छे इजी से, लेकिन ऑप्शन बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेंगे आपको। देखो, पहला क्या है? इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। जी हाँ, क्या पूछा है? इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, विधायक ही चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, द इलेक्शन फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जी हाँ, निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति से होता है। बिल्कुल सही है, इसी से होता है, नो डाउट। तीसरा देख लेते, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। जी हाँ, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात भी। अब तीनों सही है तो चौथा और देख लेते, क्या ये भी सही है? लेकिन नहीं, अब ये नहीं हो सकता है शायद, देख लेते हैं। इट इज ए परमानेंट बॉडी, ये तो बात सही है, यहां तक तो ठीक है। बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। यहां कहा गया कि स्थायी सदन तो है किंतु राष्ट्रपति इसे विघटित कर सकता है। जी नहीं, कभी भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, याद रखना। कोई भी कंडीशन, इन द केस इमरजेंसी, व्हाटएवर, कुछ भी कंडीशन, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अब जब भंग नहीं होती है तो स्वाभाविक बात है यही आंसर इसका सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। मैंने कहा बारीक से बारीक आप चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ विघटित डिसॉल्व होने का काम जो है वो लोकसभा का है, ना कि राज्यसभा का है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा फंडामेंटल राइट गारंटीड under which of the following article of the Constitution of India is available only to the citizen of India? जी हाँ, इनमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को दी गई है? जो कि मूल अधिकार तो सब भारतीयों के लिए। जी ऐसा नहीं है, जो फॉरेन नर हमारे देश में जिनको एलियंस भी कहते हैं, विदेशी ट्रेवलर जब इंडिया में आते हैं तो उनको भी अधिकार मिलते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्लास में 5 आर्टिकल ऐसे बताता हूं जो सिर्फ इंडियंस को ही मिलते, विदेशी को नहीं मिलेंगे।
तो ध्यान से सुनिए, इसमें आंसर आ जाएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं बच्चों जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेंगे, बाकी भी इंडियन को मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। अब आप देख लीजिए इन 5 में से कौन सा आंसर इसका आ जाएगा भाई। तो स्वाभाविक बात है, इंडियंस की बात जो कर रहे हैं वो आर्टिकल 19, यानी इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ते हैं, बिल्कुल संविधान में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इनको। द ट्रीटी ऑफ यांडोबा वॉज साइन इन, देखो ये अब ये क्वेश्चंस पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, लेकिन थोड़ा कनेक्ट कर दिया नेबर कंट्री कि यांडोबा की संधि कब साइन हुई थी। पहली बात ये है क्या चीज जी यार, मैं बता देता हूं। 1823-24 में ब्रिटिश इंडिया, ये जो ब्रिटिश अंग्रेज जो थे ब्रिटिश, ये रूल करते थे इंडिया में, इन्होंने बर्मा पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक कर दिया? बर्मा मतलब बच्चों आज का म्यांमार। तो इसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। तो यहां शुरू होता है, और आपको पता है उसी समय बैरकपुर में म्यूटनी हुई थी इंडिया में, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने समुद्र पार करने से मना कर दिया था। तो बैरकपुर म्यूटनी भी हुई, लेकिन याद रखना इन्होंने बर्मा के कई हिस्सों को जीत लिया था। तो वहां की सरकार से इन्होंने एक संधि की थी, और उसका ईयर था 1826। जी हाँ, 1826 में इन्होंने बर्मा की सरकार से यांडोबा की संधि की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इससे ये भी जान गए कि किस किस के बीच में हुआ है, बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच कब हुआ? 1823-24 में शुरू हुआ। इंडिया में कौन सी म्यूटनी हुई थी? बैरकपुर म्यूटनी हुई थी। ठीक है, ट्रीटी यांडोबा ट्रीटी। चलो लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। द मनुस्मृति विच फॉर्म मैरिज रिजल्ट फ्रॉम द वॉलेंटरी यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर। जी हाँ, पूछा कि मनुस्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है। देखो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह बड़े अच्छे माने जाते हैं और 4 प्रकार के विवाह जिनको समाज मान्यता नहीं देता है। हम पढ़ते ब्रह्म विवाह पढ़ते हैं, देव विवाह पढ़ते हैं, प्रजापति विवाह पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसे विवाह माने जाते हैं जिनकी कैटेगरी अच्छी होती है। लेकिन गंधर्व विवाह है, असुर विवाह, राक्षस है, पिशाच है, इनको समाज मान्यता नहीं देता। तो यह लव अफेयर्स की बात है, लव स्टोरी की हुई, जब दोनों प्रेमी आपस में विवाह करते हैं। तो याद रखना ये जो नंबर है ये 5वें प्रकार का नंबर है। कौन से नंबर है? 5वें प्रकार। उस विवाह का नाम है गंधर्व विवाह। जी हाँ, ये गंधर्व विवाह जो है क्षत्रिय उस समय राजाओं के ज्यादा करते थे, क्योंकि क्षत्रिय राजा, जैसे आपने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा सुनी होगी, राजा अग्निमित्र और मालका की प्रेम कथा, ऐसी सब प्रेम कथाओं को रखा जाता है इन 8 प्रकार के विवाह में। इसमें गंधर्व विवाह सही आंसर है। तो आज हमने इन 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, सुनिए, और एक बार नहीं भी आया तो वापस रिपीट आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस कैलेंडर बदलने वाले साल की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत अच्छा हो, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। फोर्स एकेडमी, फोर्स परिवार आपको तहे दिल से बधाई देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।